हेलो एंड वेलकम टू स्टडी होम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका अब नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ये लेकर आए हैं बेसिकली पोखरियाल जी। ठीक है, 34 ईयर्स बाद ये अमेंडमेंट हुआ है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। तो क्या है ये एजुकेशन पॉलिसी, क्या क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं, तो इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, नेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाउ, वो आपके दो डिपार्टमेंट में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो रमेश पोखरियाल जी ने इन दोनों में क्या किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं। जो हमारी पहले एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ये कुछ मेजर चेंजेस लेकर आए हैं, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। So, a lot to know and lot to discuss, but before we begin, प्लीज़ सब्सक्राइब, व्यू, लाइक एंड शेयर माय चैनल स्टडी होम। आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी जो आपके बहुत काम की हैं। सो या लेट्स बिगिन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली क्या है, हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है जो 34 ईयर्स बाद जो आपकी ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी ये लेकर आए हैं, जो पहले थी 1968 में और 1986 में, राइट। 1986 की पॉलिसी में कुछ बहुत माइन्यूट इन लोगों ने चेंजेस किए थे, जो आपकी आई थी 1992 में। ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ये बेसिकली हमारी बेस्ड है कोठारी कमीशन की रिपोर्ट और उनके रिकमेंडेशंस ने। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूँगी कि जो कोठारी कमीशन है उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि बेसिकली जो इंडिया में जो एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट करेंगे वो बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। लेकिन ये एक रेकमेंडेशन है जो आपके गवर्नमेंट ने नहीं माना था। जो अब तक चला आ रहा है वो है 2.7% ऑफ जीडीपी एलोकेशन, विच इज इवन लेस देन 3% नाउ। ठीक है, एंड मोर ओवर आपने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होंगी कि एजुकेशन सेक्टर को 4% जो है वो जीडीपी अलॉट किया गया है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी वो ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। अब तक 2.7% जो है जीडीपी का वो आपको इन्होंने क्या किया, एलोकेट किया है। और वहाँ पे कोठारी कमीशन ने ये भी बोला था कि अगर हम 6% जीडीपी का अलॉट नहीं करेंगे एजुकेशन सिस्टम को, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पीछे चला जाएगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जिनमें बेसिकली अदर कंट्रीज में जीडीपी जो है वो 3% से ज़्यादा, इवन चाइना का अगर हम एग्जाम्पल ले तो उसमें $520 मिलियन जो है वो एलोकेट करते हैं अपने एजुकेशन को सिस्टम को, दैट इज अप्रॉक्स 3%, और अदर कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट चेंज हमारा हुआ है 5+3+3+4 फॉर्मेट। अब ये क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो हमारा था 10th+12 सिस्टम पे, मतलब आपके बेसिकली फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक का इन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था। लेकिन अब ये जो सिस्टम है वो अब इन्होंने डिवाइड किया है 5+3+4 फॉर्मेट में। इसका ये मतलब है कि जो पहले के 5 साल होंगे स्कूल के वो हमारे होंगे फाउंडेशन स्टेज के। फाउंडेशन स्टेज में बेसिकली इंक्लूड होगा 3 साल जो होंगे 5 साल के वो प्री प्राइमरी स्कूल होगा, और उसमें नेक्स्ट 2 साल जो होंगे वो क्लास 1 और क्लास 2 होगा। ये जो स्टेज है इन्होंने ये बोला है कि ये जो स्टेज है वो डेवलप करेगी आपकी बेसिक रूट्स को, राइट। और इस स्टेज में बुक्स और कॉपीज का बर्डन बहुत कम हो जाएगा। इस स्टेज का जो करिकुलम होगा वो एनसीईआरटी क्या करेगा, आपका डेवलप्ड करेगा, और इस स्टेज पे वो फोकस करेंगे बेसिकली स्टडी थ्रू स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस स्टेज तक कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाएगा। मतलब जो बच्चों का बर्डन है, हम कहते थे बहुत बर्डन है, वो अब क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एंड प्राइमरीली इस स्टेज में कोई एग्जाम नहीं होंगे, और जो आपके एग्जाम सिस्टम है वो 3rd क्लास ऑनवर्ड्स क्या होगा, स्टार्ट होगा। जो बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं वो ये सोचे होंगे काश हम इस जो एरा है उसमें क्या हुए होते, बॉर्न हुए होते, तो हमें भी वो एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं झेलना पड़ता। नेक्स्ट जो 3 साल होंगे
वो आपके प्रिपरेटरी स्टेज होंगे। इसमें आपके बेसिकली साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, आर्ट्स पढ़ाई जाएगी और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और 3 to 5 क्लासेस इसमें अलॉटेड है। ये जो 3 to 5 क्लासेस है ये आपके लिए होंगी, जिसमें आपको बेसिकली फ्यूचर के लिए क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा। लास्ट 3 साल जो होंगे, नेक्स्ट 3 years जो होंगे, वो मिडल स्टेज के होंगे, दैट इज 6 to 8 क्लासेस, और इसमें आपका फिक्स्ड करिकुलम होगा, वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लास्ट जो स्टेज है दैट विल बी सेकेंडरी स्टेज, विच इज फ्रॉम क्लासेस 9 to 12। ठीक है, तो ये इन्होंने फॉर्मेट लाया है। ये बेसिकली पहले हम क्या करते थे, पहले था कि 6 से 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट को हम क्या करते थे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब जब इन्होंने ये फॉर्मेट किया है तो मुझे ये लग रहा है 3 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक मे भी हो सकता है ये फ्री एजुकेशन क्या करें, प्रोवाइड करें, लाइक अदर कंट्रीज, जो कुछ कंट्रीज है वो ऐसा करती हैं। एंड ये जो बेसिकली इन्होंने सिस्टम ये बनाया है फॉर्मेट, ये 6 से लेके 18 ईयर्स तक के स्लॉट में आता है, एज ग्रुप में आता है। नेक्स्ट, स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म। इसका ये मतलब है बेसिकली ये बहुत ही अच्छा चेंज है। कोई भी साइंस का स्टूडेंट होता था, जैसे पहले क्या होती थी, आपकी स्ट्रीम एलोकेटेड होती थी पीसीएम, साइंस स्ट्रीम, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम। लेकिन कुछ साइंस के स्टूडेंट्स होते थे जिन्हें पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट होता था, तो वो नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है, या उन्हें अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट होता था, बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट होता था, वो नहीं पढ़ पाते थे। सिमिलरली आर्ट के जो स्टूडेंट हैं उन्हें इंटरेस्ट होता था फिजिक्स में, कोई भी फिजिक्स सब्जेक्ट, आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, आर्ट्स, उसने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया, लेकिन उसको फिजिक्स बहुत पसंद है, तो वो नहीं पढ़ पाते थे बच्चे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कोई भी फिक्स्ड स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। अब साइंस का बच्चा पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ पाएगा, हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ पाएगा, आर्ट्स का बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ पाएगा, कॉमर्स का बच्चा भी फिजिक्स पढ़ पाएगा, आर्ट का बच्चा भी अकाउंटेंसी और बिजनेस पढ़ पाएगा। एक और चीज़ है, इसमें ऐसे ही ये नहीं कर देंगे कि कोई भी फिजिक्स के साथ आप पॉलिटिकल ले लीजिए। ये बेसिकली क्या बनाएंगे, एक पूल बनाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट का, एक पूल होगा, डिफरेंट पूल्स होंगे। जिस भी स्टूडेंट को जो पूल समझ में आ रहा है या उसकी चॉइस का है, वो ये क्या कर ले, वो पूल स्टूडेंट क्या कर लेगा, ऑप्ट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट, मदर टंग एज मीडिया फॉर्म इंस्ट्रक्शन। अभी क्या होता था, हमारा हिंदी और इंग्लिश पे बढ़ावा हम देते थे। हिंदी में उसको सारे सब्जेक्ट, अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो उसको हिंदी मीडियम में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो उसको इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल का, उसकी मदर टंग है आपकी बंगाली, तो वो सारे सब्जेक्ट्स अपने मैथ, साइंस जितने भी हैं वो बंगाली में क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। ये बेसिकली कुछ रीजन्स में होता था, लेकिन नेशनल लेवल पे, वाइड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। एंड ये एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये बेसिकली आपका क्या किया गया है, आपका रेकमेंड किया गया है यहाँ पे, ये कंपलसरी नहीं है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रेकमेंड किया है, इसको कंपलसरी नहीं बनाया गया है। उनका ये मानना है कि जो कंसेप्ट होते हैं, बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो बच्चा अच्छे से सीख पाता है अपनी मदर टंग लैंग्वेज में। अगर उसकी बंगाली है तो बंगाली वो ऑप्ट कर सकता है, ठीक है, मराठी है, मराठी में वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जो इंग्लिश होगा ना, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट रह जाएगा, वो एक मीडियम नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एटलीस्ट ग्रेड 5 तक पॉसिबल ही है कि आप मदर टंग में पढ़ाइए। प्रेफरेबल है कि ग्रेड 8 तक उसको क्या कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। और ये जो होम लैंग्वेज, मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो दोनों पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में क्या होगी, फॉलो की जाएगी। और दोबारा मैं बोलूँगी, ये रेकमेंड किया है, ये कंपलसरी नहीं किया है। हो सकता है आगे आने वाले ईयर्स में ये लोग कंपलसरी भी कर दें। नेक्स्ट, practical training and internship class 6 onwards. This is the best, I would say, change जो वो लेकर आ रहे हैं। और कंट्रीज़ में क्या होता है, चाइना हो गया, जापान हो गया, 12-13 ईयर्स के बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं। C++ ले लो, जावा ले लो, एंड पाइथन ले लो, कोई भी कोडिंग आप ले लो, हार्ड कोड कोडिंग वो कर रहे हो, तो उनको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होती है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है, या तो वो 11th-12th में कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो वो पढ़ते हैं,
ठीक है, वो भी इतना नहीं पढ़ते, सिर्फ बेसिक, या वो जैसे 12th के बाद कॉलेज में जाते हैं तब पढ़ते हैं, या वो कोई कोर्स ऑप्ट करते हैं तो पढ़ते हैं। पाइथन का कोर्स होता है, जावा का कोर्स होता है, लेकिन वो जो बेसिक पढ़ाई है ना, वो और कंट्रीज में आपके बहुत लोअर क्लासेस में होती है। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर कोडिंग सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है क्लास 6 ऑनवर्ड से। और एक और बहुत अच्छा चेंज इन्होंने लाया है, इन्होंने ये बोला है अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेट्स से उसको इंटरेस्ट है बेसिकली पेंटिंग में, ठीक है, तो वो उसकी इंटर्नशिप ले सकता है। हम इंटर्नशिप कब करते हैं? बेसिकली लास्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, जो मैंडेटरी होती है, या हम ग्रेजुएशन के बाद क्या करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन अब ये नहीं है, अब उन्होंने ये बोला है जो भी इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो बच्चा ले पाएगा क्लास 6 से। मान लीजिए किसी को सॉफ्टवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर से बहुत उसको लगाव है या इंटरेस्ट है, तो वो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, एमएनसी में जाके क्या कर सकता है, इंटर्नशिप कर सकता है या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या कर सकता है, वो कर सकता है, राइट। नेक्स्ट है आपका बेसिकली, हाँ जी, सेमेस्टर सिस्टम फ्रॉम क्लास 9 to 12, ठीक है। हमारा क्या होता है, हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे सेमेस्टर सिस्टम होता है, एक ईयर होता है, उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं हमारे, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। जैसे पहले भी होता था, आपके जब होम एग्जामिनेशन का सिस्टम हुआ था तो समेटिव 1 और समेटिव 2 हुआ था, लेकिन उसमें क्या होता था बेसिकली, उसमें जो मार्क्स होते थे वो दोनों के कंबाइन आते थे, फाइनल मार्कशीट जो आती थी, लेकिन कुछ परसेंटेज आपका एड ऑन होता था, लेट्स से 20% इंटरनल का। लेकिन अब इन्होंने 9 से 12 स्टैंडर्ड तक इंक्लूडिंग बोर्ड क्लासेस 10th एंड 12th, उसमें क्या कर दिया, सेमेस्टर सिस्टम दे दिया है। यस, जो बोर्ड स्टूडेंट्स भी हैं वो हर 6 महीने बाद क्या देंगे, एक एग्जाम देंगे जो आपका एक काउंट होगा एज 1 सेमेस्टर। तो एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे आपके। और आपका रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट ऐसे आएगा कि जो दोनों सेमेस्टर के मार्क्स हैं उनको कंपाइल कर दिया जाएगा, जो आपकी फाइनल मार्कशीट मिलेगी वो दोनों सेमेस्टर के बेसिस पर मिलेगी, दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को मर्ज करके मिलेगी। तो जो स्टूडेंट्स होते थे वो फाइनली, जैसे फाइनल आपके मार्च में एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम्स है, तो उससे 2 महीने पहले ही वो क्या करते थे, पढ़ते थे और वो पास कर लेते थे या उनके अच्छे मार्क्स आ जाते थे। लेकिन अब नहीं होगा, अब पूरे साल उन्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्जाम्स भी होंगे ना वो आपके बेसिकली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा। मतलब कुछ पार्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव, मे बी अप टू 50% एंड सब्जेक्टिव। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो इन्होंने बोली है, आपको कंसेप्ट्स पे काम करना पड़ेगा। आप क्रैमिंग नहीं कर सकते आप किसी भी सब्जेक्ट की, वेदर इट इज लैंग्वेज सब्जेक्ट, सोशल साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम लिख सकेंगे अपनी चॉइस ऑफ लैंग्वेज में। अब ज़रूरी नहीं है कि उन्हें इंग्लिश में ही लैंग्वेज लिखनी है, इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में ही लिखना है, जो उनकी लैंग्वेज है वो उसमें आप क्या अपनी चॉइस ऑफ लैंग्वेज में वो हिंदी, इंग्लिश और किसी अदर लैंग्वेज में बोर्ड एग्जाम्स लिख सकेंगे एट नेशनल लेवल, राइट। अब नेक्स्ट इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है वो बहुत अच्छा अमेंडमेंट किया है। ये बहुत आपका इनका जो है वो लॉन्ग रन, लॉन्ग थिंकिंग में से इन्होंने किया है। रिपोर्ट कार्ड जो आता था आप ये उसमें मार्क्स आते थे, कुछ होलिस्टिक चीज़ें आती थी जैसे आपका बिहेवियर, डिसिप्लिन, लेकिन अब बेसिकली जो होगा ना ये 360 डिग्री क्या होगा, असेसमेंट होगा। अब ये 360 डिग्री असेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगी, ये बेसिकली आपका यूज़ होता है एमएनसी में। आपका जब परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है या आपका क्या होता है, फीडबैक लिया जाता है, इसको हम 360 डिग्री फीडबैक भी बोलते हैं, या परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, आपका अप्रेजल्स होते हैं या इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अब स्कूल लेवल पर भी इन्होंने ये एक अमेंडमेंट लाए हैं। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब है कि आपको जो आपकी फाइनल मार्कशीट है उसमें आपके मार्क्स आपको जो सब्जेक्ट टीचर्स है वो भी देंगे, राइट। जो आपके साथ पढ़ते हैं साथी, कॉलीग्स जो पढ़ते हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे। मोर ओवर आप
खुद भी अपने आप को मार्क्स देंगे। दिस इज नोन एज 360 डिग्री असेसमेंट। जो आपका सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं एंड आप खुद, इसमें सबको क्या होते हैं, इन्वॉल्व करते हैं मार्किंग के लिए। तो मतलब ये आपके बिहेवियर पे भी चेंज होगा। बेसिकली ये बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अलोंग विद द करिकुलम, राइट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके बिहेवियर कैसा है, आपके टीचर्स के साथ कैसा है, आपके कॉलीग्स के साथ कैसा है, तो वो भी आपको अब इवैल्यूएट करेंगे और आपको मार्क्स देंगे, राइट। नेक्स्ट है देयर विल बी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये बहुत अच्छा सिस्टम ये लोग लेकर आए हैं। इसका ये मतलब है कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपने ड्यू का एग्जाम्पल ले लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां पे क्या होती है, आपकी कट ऑफ निकलती है, ठीक है। जो आपके 12th के मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ आती है। मान लीजिए SRCC है, ठीक है, दिस इज द बेस्ट कॉलेज फॉर कॉमर्स फील्ड, या स्टीफेंस है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, वहां पे आपकी 3 लिस्ट निकली और आपकी फाइनल कट ऑफ गई 97% पर, ठीक है। अब जिसके 12th में 97% से कम है, लेकिन उसको SRCC से BCom ऑनर्स करना है, इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, या सेंट स्टीफेन से BA मैथ्स ऑनर्स करना है, BSc ऑनर्स करना है, तो वो नहीं कर सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके 12th में मार्क्स कम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। नेशनल लेवल पे टेस्ट है, हर डिग्री के लिए है। तो आपके जो मार्क्स हैं, जो 12th के मार्क्स हैं, जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें आपके क्या हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा, ताकि आपको एक और मौका दिया जाए अपने कोर्स को क्या करने का, परस्यू करने का। तो ये बहुत एक अच्छा चेंज है जो ये लेकर आए हैं। नेक्स्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये बहुत समझने वाली बात है। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्या होता था, आपके मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो वो टेक्निकल की पढ़ाई ही करवाते थे। अगर किसी बच्चे को ज्योग्राफी भी पढ़नी है, उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़नी है, मान लो कोई UPSC के लिए या IAS PCS के लिए प्रिपेयर कर रहा है, SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको अलग से कोचिंग लेनी पड़ती थी, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये जो चेंज ला रहे हैं, ये ला रहे हैं कि आपका जो है जो इंस्टीट्यूशन ऑफर करते थे सिंगल स्ट्रीम, वो आपका क्या हो जाएगा, फेस्ड आउट, मतलब रूल्ड आउट हो जाएगा। सारी यूनिवर्सिटी फोकस करेंगी मल्टी डिसिप्लिनरी पर, मतलब एक जैसे टेक्निकल पढ़ाई है तो उसके साथ वो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ा सकते हैं। बाय 2030 तक उनको ये करना होगा, ठीक है। उनका एम रहेगा कि एटलीस्ट एक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो या डिस्ट्रिक्ट के आसपास हो। उनका ये क्या है, मोटो है। तो बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी किस पे फोकस करेगी, ब्रॉड बेस्ड है ये, और फ्लेक्सिबल लर्निंग है। फ्लेक्सिबल लर्निंग है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फील्ड पे रिस्ट्रिक्ट मत रहिए, आपको और भी सब्जेक्ट्स की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, राइट। नेक्स्ट, नो UGC AICTE NCTE, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। मतलब पहले क्या होता था, UGC से एफिलिएटेड है, AICTE से एफिलिएटेड होते थे जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते थे, राइट। NCTE से क्या होते थे, एफिलिएटेड होते थे। लेकिन अब एक कॉमन बॉडी बनेगी। वो कॉमन बॉडी आपकी है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपकी बनाई जाएगी। कोई भी ये UGC AICTE अलग से नहीं होगा, इसी से सारे कोर्सेज आपके चलेंगे, इसी से क्या होंगे, आपके रेकमेंड होंगे, ठीक है, एफिलिएटेड होंगे, राइट। इसमें क्या है आपकी, इसमें आपका सारे एंटायर हायर एजुकेशन इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन इसमें इन्होंने एक्सक्लूड कर दी, ये इंक्लूड नहीं होगी। इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो सेम सेट ऑफ नॉर्म से क्या होंगे, रन होंगे। मतलब पब्लिक और प्राइवेट के क्या होते थे, फीस अलग होती थी, राइट, रूल्स अलग होते थे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिस्पैरिटी, बहुत डिफरेंसेस होते थे। लेकिन अब इन्होंने सेम नॉर्म्स, मतलब सेम रूल्स जो गवर्नमेंट है वो बनाएंगे, वो दोनों के लिए क्या होंगे, इम्प्लाई किए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो पब्लिक
इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो। और मैं एक और इसमें ऐड की जाऊंगी करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ना अब जो हम ट्यूशन फीस लेते हैं, जितने भी प्राइवेट जो हैं उनकी ट्यूशन फीस ज़्यादा होती है, पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेजेस की कम होती है, वो उस पर कैपिंग करने वाली है, राइट। तो उतनी ही फीस ट्यूशन फीस फिक्स्ड होगी, वो देनी होगी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो या सेक्टर्स हो, राइट। नेक्स्ट, एग्जिट ऑप्शंस इन डिग्री कोर्सेज, ये आपके डेवलप्ड या यूएस वगैरह में होता है, एंड दिस इज वेरी गुड अमेंडमेंट जो आपके गवर्नमेंट लेकर आई है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, किसी ने 4 ईयर या 3 ईयर कोर्स में एडमिशन ले लिया, लेकिन अब क्या हुआ, 1 साल की फीस उसने डिपॉजिट कर दी, दूसरे साल में वो कंटिन्यू नहीं कर पाया अपने कोर्स को, या उसका ये हुआ कि कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, पर्सनल इश्यूज हो गए, मेडिकल इश्यूज हो गए, तो उसको क्या करना पड़ता था, उसको ये कोर्स क्या करना पड़ता था। मान लीजिए 1 साल बाद उसने छोड़ दिया, तो उसको ये कोर्स दोबारा से क्या करना पड़ता था, फर्स्ट ईयर से दोबारा पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में कोर्स छोड़ दिया है तो आप का 2 साल का मान लीजिए गैप हो गया, तो 2 साल बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। मतलब अगर किसी ने 1 ईयर कोर्स किया है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा उस डिसिप्लिन में। मान लीजिए इंजीनियरिंग उसने की है तो इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल का किया है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा सर्टिफिकेट। 3 साल किया है तो उसको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी, राइट। अब अगर वो 4 साल का बैचलर प्रोग्राम करता है तो उसको क्या मिलेगा, डिग्री विद रिसर्च मिलेगा, ठीक है। उसको दी जाएगी डिग्री विद रिसर्च, उसके मार्कशीट या उसमें डिग्री में लिखा हुआ आएगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी इन्फॉर्मेशन, कि अब जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपकी चेंज करेगी, हर एक 3 ईयर कोर्स को वो 4 ईयर में क्या कर देगी, कन्वर्ट करेगी। कैसे, उनका ये कहना है कि 3 साल आप पढ़ाई कीजिए, 3 ईयर को 4 ईयर में कन्वर्ट कर देगी। 3 साल आप पढ़ाई कीजिए और चौथा जो साल है ना, उसको आप पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालिए, मतलब इंटर्नशिप कीजिए, रिसर्च कीजिए जो आपने कोर्स किया है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे 1 साल आप फोकस कीजिए पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाऊंगी। आप शॉपिंग करते हैं, मिंत्रा ने आपको एक मैसेज भेजा कि आप अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज भेजिए, 10 फ्रेंड्स को, 5 फ्रेंड्स को, तो आपको ₹250 का क्या मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे या क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट और डेबिट आप यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने मान लीजिए शॉपिंग की 500 रुपीज़ की, राइट, 500 रुपीज़ की आपने शॉपिंग की, आपने कोई भी कपड़ा लिया, कुछ भी लिया, ठीक है। तो अब आपके जो 250 पॉइंट्स थे उसको हम कहेंगे क्रेडिट है वो आपका, ठीक है। 250 जो पॉइंट्स थे आपके, रुपीज़ थे, 250 रुपीज़ के जो पॉइंट्स थे, जो क्रेडिट था, वो आपके 500 रुपीज़ में क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, सिर्फ ₹250 आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके बेसिकली यही सिस्टम ये ला रहे हैं academic में, and this is very good system. I am so happy with this amendment. Basically आप डिजिटल, ये क्या बोलते हैं कि आपका जो एकेडमिक क्रेडिट है वो क्या होगा, डिजिटली आपका स्टोर किया जाएगा। मान लीजिए आपने 4 साल की डिग्री के बाद कोई कोर्स किया, वो कहीं भी क्या होता है, काउंट नहीं होता, लेकिन आपका एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, ठीक है। फॉरेन में ऐसे ही होता है, आपका ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, आपने जो डिग्री की है उसके साथ आपका जो भी आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी कोर्स किया, 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, उसमें आपके क्रेडिट को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपकी बात की थी, आपने 1 साल का कोर्स किया, ठीक है, 3 साल का कोर्स था, आपने 1 साल परस्यू किया, ठीक है, 1 साल के बाद आपने छोड़ दिया, अब आपका पोर्टल बन गया ना, वो 1 साल का क्रेडिट वहां पर है आपके अकाउंट पोर्टल में, आप उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। जब आपने रिन्यू किया, 2nd ईयर किया, तो 2nd ईयर का क्रेडिट वहां पे क्या हो गया, जाकर ऐड हो गया। तो दिस इज एकेडमिक क्रेडिट, और ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाते, इस चक्कर में वो कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक आपका बेसिकली करेंटली एक सिमिलर प्रोग्राम है जो रन हो रहा है, स्वयं पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है जो गवर्नमेंट
के द्वारा है, उसमें आपने कोई भी कोर्स किया तो आपकी डिग्री में वो कोर्स के क्रेडिट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स आपके कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करते, आप सीवी में दिखा सकते हो लेकिन कहीं भी आपके बेसिक आपके टेक्निकल शो नहीं होता है। तो आपका इसमें पोर्टल बनाया जाएगा, उसमें आपके क्रेडिटेड जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं वहाँ पे क्रेडिट आपके क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। और इसको ना आपके डिग्री कोर्स में भी असेसमेंट में क्या किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। मान लीजिए आप सेकेंड ईयर है, आपने जावा का कोर्स किया, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिला, लेकिन वही है ना कि आपको क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन डिग्री कोर्स में इसका क्या फायदा है, तो डिग्री कोर्स में ये फायदा है कि इसके क्रेडिट क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। जो फाइनल मार्कशीट या डिग्री मिलेगी ये क्रेडिट आपके ऐड ऑन करके मिलेगी। आई होप आपको ये सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो पता चल गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो पॉलिसीज आई थी वो बहुत कंफ्यूजिंग थी। मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो किए हैं, 34 ईयर्स के बाद ये अमेंडमेंट्स हुए और मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत पुराना सिस्टम है, वही हम फॉलो कर रहे हैं, हम अमेंडमेंट्स नहीं कर रहे हैं। अदर कंट्रीज में आप देखिए वो चेंजेस करते रहते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। एंड मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगी, आपको ये जो अमेंडमेंट्स है कितने ठीक लगे, कितने ठीक नहीं लगे, कौन सा अच्छा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें कि आपको ये अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट जो ये लेकर आ रही है वो ये ठीक है, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं। और मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगी कि अभी इसको पूरा जो आप अप्लाई करेंगे ना, एप्लीकेशन लेवल इसका 1 से 2 साल के बीच में ही होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। अभी ये धीरे धीरे करेंगे, क्या करिकुलम होगा, क्या इनकी गाइडलाइंस होंगी, अभी इन्होंने बेसिकली ब्लूप्रिंट दे दिया कि हम ये चेंजेस करने वाले हैं। ओके, सो ऐसी ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके काम की होंगी। सो प्लीज़ लाइक, व्यू, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी होम। आपको कुछ नहीं करना है, जाना है, सब्सक्राइब करना है, व्यू करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।